नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की पार्ट संख्या 21। इससे पहले कि दोस्तों यदि आपने 20 क्लासें नहीं देखी हैं तो इनको भी जा कर के देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लासेस में करवाए गए हैं। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग को बहुत ही बेसिक लेवल से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। ये एक शानदार सी श्रृंखला देख रखी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। इन ऑप्शन में से क्या आएगा ये बताना है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि कांग्रेस अमेरिका से संबंधित है तो इजराइल किससे संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसके अतिरिक्त एक और शानदार प्रश्न दे रखा है कि 125.3 जिस प्रकार 5 से संबंधित है तो उसी प्रकार दोस्तों 641.4 किससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से 4 ऑप्शन है। इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई केंद्र लेवल का एग्जाम जैसे CISF, CRPF, ITBP, IBPS और आपका DFCCIL, इसके अतिरिक्त SSC का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम या बैंकिंग का कोई एग्जाम, इन दोस्तों सभी एग्जाम्स में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, आपके एग्जाम में मार्क बढ़वाने में काम आता है, ठीक है। आपके यदि मार्क आएंगे तो रीजनिंग का एक अहम रोल हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा यदि आप ध्यान दे लेंगे तो इसमें आपके लगभग सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और सारे के सारे आपके मार्क आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों कि कांग्रेस जिस प्रकार अमेरिका से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है जिसका संबंध इजराइल से है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कांग्रेस किस प्रकार से अमेरिका से संबंधित है, जिस प्रकार देखिए अपने भारत में क्या होती है, संसद होती है। क्या होती है दोस्तों, याद रखेंगे भारत में क्या होती है, याद रखेंगे संसद होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जिस प्रकार संसद होती है उसी प्रकार अमेरिका की जो संसद होती है उसे कहा जाता है दोस्तों कांग्रेस। क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इजराइल को संसद को क्या कहेंगे, इजराइल की जो संसद होगी इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे। तो अगर बात कर लें इजराइल की संसद की, इजराइल की संसद को दोस्तों कहा जाता है नेसेट। क्या कहा जाता है, नेसेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे GS में भी पूछा जाता है और ये रीजनिंग में आपका एनालॉजी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगर बात कर लें इजराइल की जो संसद हो जाएगी वो नेसेट हो जाएगी। जबकि बात करें अगर डाइट की बात करें दोस्तों तो ये आपकी जापान की संसद होती है। कहाँ की संसद होती है दोस्तों, जापान की संसद होती है, इसको भी याद रखना है। संसद की बात करें तो इसको दोस्तों भारत में कहा जाता है, भारत में संसद को संसद कहा जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट। इसके अतिरिक्त अगर दोस्तों बात कर लें ड्यूमा की, किसकी बात करें दोस्तों, ड्यूमा की बात करें तो ड्यूमा जो संसद है ये आपकी संसद हो जाती है कहाँ की, रूस की। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके GS में भी पूछे जाते हैं और आपके रीजनिंग में भी पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, नेसेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों DHLPTX का संबंध जिस प्रकार BFJNRV से है तो उसी प्रकार CGKOSW का संबंध किससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका इसके स्थान पर आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको भी याद रखेंगे। अगर देखिए इसको अगर दोस्तों लिखेंगे हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, DHLPTX लिखा है। तो इसको दोस्तों यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, BF, उसके अतिरिक्त दोस्तों J लिखा गया है, उसके अतिरिक्त दोस्तों N लिखा गया है, फिर R लिखा गया है, फिर V लिखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या पेयर चल रहा है इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगर दोस्तों इसको हम देखने का प्रयास करें कौन सा पेयर चल रहा है, आप लोग इसको देखिए। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए D आपका आता है 4 पर। देखिए यहाँ पर जो D होता है दोस्तों ये कितने पर आता है, 4 पर आता है, और B आता है 2 पर। तो यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर -2 हुआ है। उसी प्रकार H आपका 8 पर आता है तो इसमें -2 करेंगे, F आ जाता है 6 पर। उसी प्रकार L आपका दोस्तों 12 पर आता है, ठीक है, और 12 में -2 होगा तो 10 पर आ जाएगा J, ठीक है। और -2 अगर हम P में करें, P आता है दोस्तों आपका कितने पर, तो आप कहेंगे सर P आता है आपका 16 पर, और N आता है दोस्तों 14 पर, तो यहाँ भी -2 हो रहा है। आगे T की बात करें तो T 20 पर आता है, यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। R 18 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पेयर चल रहा है दोस्तों X आपका 24 और V आपका 22, तो यहाँ भी दोस्तों -2, यानी कि जो पेयर चल रहा है यहाँ पर सभी संख्याओं में -2 का पेयर चल रहा है, ठीक है।
जो ये संबंध आपका DHL PTX का संबंध BFJNRW से है, तो उसी प्रकार अब इन सभी में हम -2 करें, तो जैसे ही C में हम -2 करेंगे तो C का जो स्थान होता है 3 और ऐसे इसमें -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 1 पर आपका A आता है और कौन सा ऑप्शन A से शुरू हो रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन A और C कट जाएंगे, केवल 2 ऑप्शन है B और D जहाँ A से शुरू हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लें आगे लास्ट वाले की, तो लास्ट वाला होता है W जो कि 23 पर होता है, और जैसे ही इसमें -2 करेंगे, जैसे इसमें -2 करेंगे तो आ जाएगा 21 पर आने वाला जो अक्षर होता है वो U होता है। तो इस प्रकार से शुरू में A और लास्ट में U, ठीक है, शुरू में A लास्ट में U आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन बी में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर AEI, इसके बाद M के बाद Q के बाद U, ये आपका जो सही उत्तर है होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो पेयर चल रहा था यहाँ पर -2 का चल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 125.3 का संबंध 5 से है, तो 14641.4 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक शानदार लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। मान लीजिए ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, और इस 5 को देखिए, इस 5 को देखिए और इस 3 को देखिए। तो यदि दोस्तों हम 5 की पावर कर दें 3, 5 की पावर 3 कर दें तो कितना आ जाता है, 125 आ जाता है, ठीक है। जो ये पॉइंट में दे रखा था ये आपका 5 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 4 पॉइंट में दे रखा है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर 4 करें, जिसकी पावर 4 करें, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर यदि हम 4 करें तो हमारा कितना आ जाए दोस्तों, आप कहेंगे 14641 आ जाए, ठीक है। तो अगर बात कर लें इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसकी पावर 4 करने पर 14641 आएगा। देखिए किसी भी संख्या, यहाँ पर आपका दे रखा है 1, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें 1 में, 4 बार गुणा करें और 1 ही आए, 4 बार गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या है 1 आए। तो 1 का गुणा यदि 4 बार कर दें, देखिए 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ऐसी एकमात्र संख्या है 1 जिसकी पावर यदि 4 कर दें तो क्या आ जाएगी दोस्तों, आपकी 1 ही आएगा। तो इकाई का अंक यदि 1 आ रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो उसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए है 11, ये 11 है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार चेक भी कर लेते हैं, जो 11 का एक स्क्वायर होता है वो 121 होता है। मान लीजिए इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है, 2 और 2 में, एक बार 11 का स्क्वायर 121, उसी प्रकार आगे भी 11 का स्क्वायर 121। अब इन दोनों का यदि गुणा करें तो ये दोस्तों ये कैसा आ जाएगा, 121 एकम 121, 121 दूना 242, 242 में जैसे ही 12 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 41 यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद 121 एकम 121 हो जाएगा, और उसके बाद हासिल आपकी जुड़ेगी कितनी, 25 जुड़ेगी, जिसमें जब 25 जोड़ेंगे तो दोस्तों 21 में 25 जोड़ते हैं, आपका आ जाता है 146, ठीक है। क्या आ जाता है, 146, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 14641 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 की पावर जब 4 करेंगे, 11 की पावर 4 करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर पेयर क्या चल रहा था कि जो भी दशमलव में दे रखा है, जो भी यहाँ पर दशमलव में है वो अगली संख्या की क्या है, पावर। तो यहाँ पर दशमलव में है तो अगली संख्या की मतलब 11 की पावर 4, इसका राइट आंसर 11 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए रखे हैं और इनमें से दोस्तों हमें विषम संख्या समूह बताना है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है जो आपका SSC CPU 2018 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगर लाइन से देखा जाए तो 20 के बाद क्या है दोस्तों, 16 आया, तो हम कह सकते हैं सर -4 हुआ है, और 16 से हो गया आपका 18, तो अब हम कह सकते हैं +2 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 18 से आया 14, तो सर कहेंगे -4 हुआ है, और 14 से हो गया 16, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी +2 हुआ है। इसके अतिरिक्त 16 से हुआ 12, तो सर यहाँ पर भी -4 हुआ है, और 12 से हुआ 14, तो सर आप कहेंगे +2 हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें 14 से क्या हो रहा है 11, तो यानी कि यहाँ पर हो रहा है -3, और यहाँ पर आगे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि सर विषम ऑप्शन कौन सा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी विषम है। क्योंकि सभी में जो पेयर था वो -4 और +2 का चल रहा था, -4 +2 का पेयर चल रहा था, लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पर जो पेयर आ रहा है वो -3 और +2 का आ रहा है। इस प्रकार से जो हमारा विषम हो जाएगा सर वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो बाएं से 6वें अक्षर के दाईं 8वां अक्षर कौन होगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक कल किया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें अंग्रेजी वर्णमाला की, तो कल भी आपको बताया था, जिन भी विद्यार्थी को नहीं पता है वो एक बार फिर से सुन लेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है दोस्तों, इनको दो अर्धांशों में बांटा जाता है। जो आपकी वर्णमाला होती है इसको कितने भाग में बांटते हैं, इनको दो भाग में बांटते हैं और उनको कहा जाता है दोस्तों अर्धांश। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अर्धांश, ये भी याद रखना है। और जो अर्धांश होते हैं इनमें से जो पहला अर्धांश होता है वो दोस्तों आपका ए से लेकर के एम तक होता है। कहाँ तक, ए से एम तक होता है और टोटल 13 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा अर्धांश होता है वो दोस्तों आपका एन से लेकर के कहाँ तक होता है, आप कहेंगे सर जेड तक होता है और इसमें भी 13 अक्षर होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है दोस्तों, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, यानी कि ये जो अर्धांश दे रखा है प्रथम वाला, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, इसको एम से ए तक लिखना है। ठीक है, ये अभी ए से एम लिखा है यानी कि सीधा लिखा है, इसको लिखना है कहाँ से, एम से ए लिखना है। ठीक है, एम से ए तक लिखना है और दूसरे अर्धांश को वास्तविक रूप में यानी एन से जेड तक छोड़ना है। और अब कह रहा है क्वेश्चन, बाएं से छठवीं अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा। ये भी एक शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रथम जो अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो जो प्रथम अर्धांश होता है वैसे तो आपका ए से एम तक होता है, ठीक है, लेकिन उसको विपरीत में लिखना है तो आप लिखेंगे एम, उसके बाद एल, ठीक है, उसके बाद के, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे आगे डैश डैश ए। तो ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश। अब कह रहा है सर दूसरा अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ देना, यानी कि जो दूसरा स्थान अर्धांश है वो एन ओ डैश 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 करके कितना कहाँ तक, जेड तक। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है आपसे, ये दूसरा अर्धांश हो गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है बाएं से छठवां अक्षर, यानी कि दोस्तों लेफ्ट से, एक मिनट यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है बाएं से, यानी कि लेफ्ट से आपका 6 और उसके बाद राइट से 8वां, यानी कि राइट मतलब दाएं से 8वां करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जब भी लेफ्ट राइट आ जाए तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और राइट लेफ्ट आ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट आ जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो माइनस, राइट राइट आ जाए तो माइनस, और यदि राइट लेफ्ट आ जाए तो प्लस। ठीक है, जब ये दो अपोजिट आ जाएं तो जुड़ेंगे, जबकि साथ वाले आएंगे तो कैसे हो जाएंगे सर, आप कहेंगे सर ये घट जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लेफ्ट है एक राइट है, तो इनको क्या करना है सर, जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है, तो पहला वाला उठाना है, लेफ्ट था और दोनों को जोड़ के कर दिया 14 है। ठीक है, दोनों को कर दिया 14 है। अब क्या कह रहा है, बाएं से 14वां अक्षर बताना है हमको, बाएं से 14वां बताना है। तो सर सबसे पहले सीधा लिख लीजिए बायां, उसके बाद क्या हो जाएगा दायां। ठीक है, उसके बाद पहले बायां फिर दायां। देखिए जब हमें बताने कितना है, बाएं से 14वां, बाएं से यहाँ से 14वां बताना है। तो यहाँ से ये तो सर 13 अक्षर एज इट इज उल्टे हो गए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 14वां जो अक्षर आएगा अगला वो सेकंड अर्धांश का पहला लेटर हो जाएगा, और सेकंड अर्धांश को हमने वास्तविक रूप में छोड़ा है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा वो एन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी का एन सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पहला अर्धांश था उसको हमने क्या करा था सर, इसको हमने विपरीत क्रम में लिखा था, जबकि जो दूसरा अर्धांश था उसको वास्तविक रूप में छोड़ा था। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, लेफ्ट से छठवां। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर लेफ्ट से छठवां और राइट से 8वां, और इन दोनों को जब जोड़ा तो पहला जो अक्षर लेटर था उसको उठाया, लेफ्ट से 14 हो गया, और लेफ्ट से जैसे ही 14 करा तो यहाँ पर 13 खट गए, और 14वां जो अक्षर आया वो कौन आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एन सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको प्रश्न दिया रखा है जो लिखा है आपका म्यूटेट, और इनमें से बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है दोस्तों जो इस म्यूटेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये पॉइंट जरूर याद रखना है, नहीं पूछा है या बनाया जा सकता पूछा, तो हमसे नहीं पूछा, ये बताना हमको नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखें, तो EAT लिखा है, यहाँ पर ई है, ए है और टी है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है ये तो हम दोस्तों बना सकते हैं, ये ऑप्शन ए बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में लिखा है दोस्तों TEAT। ठीक है, तो इसको भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी आपका बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात कर लें म्यूट की, क्या लिखा है, म्यूट एम के बाद यू फिर टी फिर ई। ठीक है, एम के बाद यू फिर टी फिर ई। ठीक है, ये भी बन सकता है, म्यूट भी बन सकता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बचा, तो ये तो बन गया आपका सी, ए और बी बन गए, ऑप्शन डी बचा। तो ऑप्शन डी में कह रहा है सर मीट, MEET। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, MEET। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप म्यूटेट को देखेंगे, यहाँ पर अगर म्यूटेट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप म्यूटेट को देख रहे हैं तो यहाँ आपको कहीं भी डबल ई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में डबल ई है। तो इस प्रकार से यही एकमात्र ऐसा अक्षर है, ऐसा ऑप्शन है जो आपका दिए गए प्रश्न को देख करके नहीं बनाया जा सकता। एकमात्र विकल्प ऐसा है जो दिए गए प्रश्न को देखकर नहीं बनाया जा सकता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका विषम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम और कोष्टक में दे रखा है आरोही क्रम दर्शाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या दर्शाता है, आपका आरोही क्रम या सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए अगर बात कर लें इस प्रकार से क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 640 घंटे लिखा है। क्या लिखा है, 640 घंटे। ठीक है, ये हो गया आपका 640 आवर। आगे लिखा है दोस्तों 1930 घंटे। क्या लिखा है, 1930 घंटे, तो 1930 घंटे इसको लिख लिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है दोस्तों, 1335 घंटा, 1335 घंटा। ठीक है, 1335 आवर, आगे 2000 घंटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनमें से कौन बड़ा है, हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा हमको दिखाई दे रहा है ए नंबर। ठीक है, 1 नंबर हमको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। उसके अतिरिक्त दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर तीसरे नंबर का हमको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त ये क्या है, जो आपका बी नंबर है, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। पहले नंबर पर जो आएगा दोस्तों वो आपका 640 घंटे आना है। ठीक है, ये तो पहले नंबर पर आना है, तो पहले से ऑप्शन जो शुरू होगा वही सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन कट गए। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए, इससे क्या होता है, सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर वही आएगा जो 640 से बड़ा और जबकि किससे छोटा होगा, इन अन्य से छोटा होगा। तो 640 से बड़ा हमको दिखाई दे रहा है, आपको कौन सा, आप कहेंगे सर ये वाला। ठीक है, ये वाला यानी कि तीसरे नंबर वाला। तो जिसमें 1 के बाद 3 आ रहा है, जिसमें भी 1 के बाद 3 आ रहा है वही आपका सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। जो हमारा पेयर बन रहा है वो दोस्तों कैसा बन रहा है, ए बन रहा है, उसके बाद सी बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और फिर डी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ए 1 पर होता है, सी आपका दोस्तों 3 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, और डी आपका 4 पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो केवल ऑप्शन बी में दे रखा है, 1 1 3 2 4, 1 3 2 4, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको क्या करना था दोस्तों, आरोही क्रम में दर्शाना था। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, हमको क्रम, ये क्रम व्यवस्था के क्वेश्चन होते हैं, इनको क्रम के रूप में व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, और पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, और सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है। तो प्रकाश और गर्मी कौन देता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो प्रकाश और गर्मी, यहाँ पर क्वेश्चन की ओर देखिए प्रकाश और गर्मी लिखा है, तो हमको जो प्रकाश तथा गर्मी यानी कि एनर्जी, ठीक है, ये जो कौन देता है, तो आप सभी को पता है सर क्या देता है, सूर्य देता है। कौन देता है, सूर्य देता है हमको प्रकाश और गर्मी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, जो भी सूरज है, ठीक है, हवा को तो सूरज कहा जा रहा है, लेकिन जो भी सूरज है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट अच्छे से देखिए आप लोग, जो भी आपका सूरज है, तो इस सूरज को क्या कहा जा रहा है सर, इस सूरज को कहा जा रहा है नदी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, नदी कहा जा रहा है। ठीक है, सूरज को नदी कह रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका सूर्य के स्थान पर, क्योंकि सूर्य को क्या कहा है, नदी कहा है, तो इस प्रकार से हमारा नदी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, इसका सही उत्तर नदी होगा, क्योंकि सूर्य को नदी कहा गया है। ये रीजनिंग के अनुसार इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आराम से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये भी एक शानदार प्रश्न है। अगर दोस्तों इसको हम देखें तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से देखा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, डी आपको इस प्रकार से जब भी ऑप्शन मिल जाए तो क्या करना है, इनकी नंबरिंग दे देनी है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए डी की अगर बात की जाए, डी आपका होता है दोस्तों 4 पर। क्या होता है दोस्तों, डी जो होता है ये आपका 4 पर होता है। ठीक है, डी 4 पर होता है। उसके बाद डब्ल्यू आपका कितने पर होता है, 23 पर होता है। एच दोस्तों आपका 8 पर होता है, और ये जो होता है एस ये आपका 19 पर होता है। ठीक है, और एल जो होता है दोस्तों ये आपका 12 पर होता है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो ओ होता है वो आपका 15 पर होता है। इसके अतिरिक्त पी आपका 16 पर, और दोस्तों के आपका जो होता है वो 11 पर होता है। आगे दोस्तों कह रहा है टी, और टी की अगर बात कर लें, देखिए यहाँ पर अगर टी की बात करें तो 20 पर होता है, और जी आपका 7 पर होता है। अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या पेयर चल रहा है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर है 4, और 4 के बाद क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर अल्टरनेट देखें, उसी क्रम में फिर से अल्टरनेट देखें तो क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। फिर से दोस्तों यदि अल्टरनेट देखें तो क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। और फिर से यदि अल्टरनेट देखें तो अब की बार 20 दे रखा है। और अब की बार जो आएगा वो आपको देखना है। यहाँ पर पेयर कौन सा चल रहा है, देखिए यहाँ पर जो पेयर चल रहा है इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्या पेयर चल रहा है, आप कह रहे हैं सर 4 से 4 हुआ तो +4 हुआ। ठीक है, 4 से 8 हुआ, उसके बाद 8 से 12 +4, उसके बाद 12 से 16 तो +4, और 16 से 20 तो दोस्तों +4। अब 20 से जो भी आएगा तो +4 होगा, यानी कि हमारा क्या आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है 24। और 24 पर कौन सा अक्षर होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है एक्स। ठीक है, तो एक्स से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, केवल ऑप्शन डी हो रहा है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखें इस प्रकार से ऊपर वाली श्रृंखला को देखा जाए तो यहाँ पर 23, ऊपर -4। ठीक है, ऊपर आपका -4, फिर एक बार -4। ठीक है,
और आगे देखा जाए तो भी -4, और आगे दोस्तों जब 7 में से -4 होगा तो 3 पर, यानी कि क्या आ जाएगा आपका x के साथ में c आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर क्रम और चल रहा था, अगर आपने गौर से देखा हो तो DW दूध वाला हमने आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट का क्रम चल रहा है, यहाँ पर भी अपोजिट का क्रम चल रहा है, यहाँ पर भी अपोजिट का क्रम चल रहा है, ठीक है। PK में भी आपका अपोजिट का क्रम चल रहा है, ठीक है। उसके अतिरिक्त TG में भी आपका अपोजिट है, और आगे जो नेक्स्ट होगा वो भी आपका अपोजिट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अपोजिट 3 अपोजिट, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन अपोजिट थे, यहाँ पर भी आपका अपोजिट ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नहीं बना सकते थे, लेकिन जब हमने इनका नंबरिंग व्यवस्था किया तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बना वो हमारा डी ऑप्शन बना था, ठीक है। यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, यदि एक मॉल बाजार के 40 मीटर उत्तर पश्चिम में, एक कोई मॉल है, मान लीजिए जहाँ पर हम कपड़ा खरीदते हैं, बहुत बड़ा सा मॉल होता है, ठीक है, वो मॉल है और वो बाजार के 40 मीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, तथा स्कूल बाजार के 9 मीटर दक्षिण में स्थित है, तब स्कूल मॉल से कितनी दूरी पर किस दिशा में स्थित है, ठीक है। स्कूल मॉल से कितनी दूरी पर किस दिशा में स्थित है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो देखो उत्तर पश्चिम दे रखा है, आगे दक्षिण पश्चिम दे रखा है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, सीधा ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ के बाद नॉर्थ, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, सर हमसे पूछा उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के बारे में पूछा। क्या पूछा, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है ये होती है आपकी कौन सी, ये वाली। तो इसी क्रम में मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका बाजार स्थित है, ठीक है, हमने इसको बना दिया बाजार। क्या बना दिया सर, आप कहेंगे ये हो गया सर आपका बाजार, ठीक है। जब ये बाजार हो गया तो बाजार से कोई पॉइंट है, सॉरी ये मॉल है, कोई मॉल है बाजार से कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये वाली आपकी हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। और अगर बात कर लें दूरी की इसकी, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दे रखी है 40 मीटर, कितनी दे रखी है, 40 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मॉल बाजार ये हो गया आपका बाजार, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या बन गया, आपका मॉल बन गया, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मॉल। अब कह रहा है दोस्तों स्कूल है कोई बाजार के 9 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए आप ये वाली दिशा होगी, ठीक है, ये वाली दिशा, यहाँ पर देखिए ये वाली दिशा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी दिशा बनेगी ये स्कूल की, तो आप कहेंगे सर ये वाली बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, ये वाली। और इसमें कहा है ये आपका 9 मीटर पर, 9 मीटर स्थित दूर है आपका कौन सा, स्कूल स्थित है, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। जब इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया तो हमको दूरी क्या पूछी है, स्कूल मॉल से, ये रहा आपका मॉल, और मॉल से दूरी बतानी है स्कूल की, ठीक है। तो अब इसको आप लोग अच्छे से देखिए कौन सी दूरी हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, कौन सी दूरी, आप कहेंगे सर ये वाली दूरी, ठीक है। ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो एक हमने ट्रिपलेट पढ़ा है सर, कौन सा ट्रिपलेट पढ़ा है, 9, ठीक है, 9 का पढ़ा है, उसके साथ 40 का पढ़ा है और आपका 41 का पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें 2 पेयर तो मिल रहा है, एक आपका 9 मिल रहा है, दूसरा आपका 40 मिल रहा है। हमको मिल कौन सा नहीं रहा है, 41 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दूरी होगी हमारी, दोस्तों वो आपकी 41 मीटर आनी ही आनी है। जो आपकी ये वाली दूरी आएगी, ये जो दूरी होगी ये आपकी 41 मीटर आनी ही आनी है। और ये दिशा आप बतानी है, कह रहा मॉल से किसके साथ लगा है, मॉल के साथ। तो मॉल से यहाँ से इस स्थान से दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे ये दिशा हो जाएगी सर दक्षिण। कौन सी दिशा हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, ठीक है। हालांकि ये दिशा थोड़ी तिरछी होगी, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो केवल दक्षिण दिशा होगी, जो कि ऑप्शन किसमें दे रखी है, ऑप्शन ए में दे रखी है। ये भी एक शानदार प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये यहाँ पर क्यों ट्रिपलेट बना, तो सर ये जो दूरी है, देखिए ये दूरी है, यहाँ पर एक बना रही है 90 डिग्री का एंगल। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आपका एक ट्रिपलेट लगता है, जो आपका एक तरफ 9 है, दूसरी तरफ 40 है, तो तीसरी तरफ 41 आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगर इस प्रश्न को रिवर्स करके देखना है तो जरूर देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन से, किससे है, ये आपका एक कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, P + Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, ठीक है, P Q का पुत्र है। आगे क्या रखा है, P - Q का अर्थ है दोस्तों P Q की पत्नी है। आगे क्या रखा है, P × Q का अर्थ है P Q का भाई है, और P / Q का अर्थ है P Q की बहन है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है और हमको देखना है बताना क्या है। देखिए यहाँ पर हमको इसका आंसर बताना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर बताना है। तो हमें क्या सबसे पहले दे रखा है ए दे रखा है और दे रखा है तो प्लस। तो अगर प्लस की बात करें तो यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर आगे वाला ये है और आगे वाला ये है। तो आगे वाला जो बंदा है वो पीछे वाले बंदे का क्या है, पुत्र है, ठीक है। आगे वाला बंदा यहाँ पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। आगे वाला दोस्तों जो बंदा हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से देखिए इसको आप लोग, यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये ए कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए। तो ए कह रहा है यहाँ पर आगे वाला जो बंदा है ये पी है, और आगे वाला बंदा जो पी है ये किसका पुत्र है, पीछे वाले क्यू का, ठीक है। तो पीछे वाला कौन हो जाएगा, इसमें
इस लाइन में आपका पीछे वाला बी हो जाएगा, तो बी का पुत्र हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा। आगे दोस्तों एक आपको क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो सेकंड लाइन में माइनस है। जैसे ही यहाँ पर क्या कह रहा है, पी माइनस क्यू, तो पी क्या है दोस्तों, क्यू की पत्नी है, यानी कि आगे वाली ये रही बी, और पत्नी किसकी हो जाएगी, पीछे वाले की, तो ये पत्नी हो जाएगी। तो इनकी शादी करानी पड़ेगी, क्या करानी पड़ेगी, शादी करानी पड़ेगी, किससे, तो यहाँ पर सी से। ठीक है, सी से। अब इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका पति। लेकिन क्वेश्चन में अब हमसे पूछा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अगर इसको बनाएं तो कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये हो गई मम्मी, और मम्मी का पति पिता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे देखें, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सी पिता है, पुत्र नहीं है। और आगे क्या कह रखा है, सी ए का चाचा है, ये भी गलत है। सी ए का भाई है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा। ये रहा सी नाम का बंदा कहेगा ये मेरी पत्नी, और पत्नी का बेटा मेरा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, प्लस में क्या रखा था, आगे वाला क्या है दोस्तों, प्लस में क्या रखा था, आगे वाला पुत्र है, तो आगे वाला यहाँ पर ए है, किसका पुत्र है, आप कहेंगे सर बी का पुत्र है। ठीक है, तो बी का हमने पुत्र बना दिया। और माइनस में क्या रखा है, आगे वाली पत्नी है, तो आगे वाली ये पत्नी हो जाएगी, इनकी शादी करवानी पड़ेगी, और जैसे ही शादी करवाएंगे सी पति हो जाएगा, और सी का पुत्र हो जाएगा ए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, आम के पेड़ नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। देखिए यहाँ पर क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से देखिए, इसको हमको क्या करना है, सेटल करना है। ठीक है, तो अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो कह रहा है आम के पेड़ की ऊंचाई क्या है, आम के पेड़ की ऊंचाई नारियल की पेड़ की ऊंचाई के एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, परंतु आम के पेड़ से ऊंचा है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। देखिए यहाँ पर हमको बताना है कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पर अगर दोस्तों देखें तो कह रहा है आम का पेड़ और नारियल का पेड़, ये रहा मान लीजिए मैंगो ट्री। ठीक है, ये रहा मैंगो ट्री, और इसके साथ में कौन है, नारियल का पेड़, क्योंकि इनकी हाइट समान है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नारियल। नारियल का मतलब होता है कोकोनट ट्री। ठीक है, सीटी लिख देते हैं इसको, मैंगो ट्री एमटी और कोकोनट ट्री सीटी। ठीक है, और बात करें केले की, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। देखिए यहाँ पर ये दोनों तो समान हो गए। ठीक है, ये दोनों समान हो गए। अब कह रहा है केले का पेड़, ये रहा आपका बनाना ट्री, और किससे छोटा है, तो ये रहा ताड़। ठीक है, इसको सीधा ताड़ लिख देते हैं, इसकी कोई मीनिंग पता नहीं है। ठीक है, ताड़ का टी हो गया। ठीक है, इससे क्या है, छोटा है। आगे कह रहा है अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। देखिए ये रहा केले का पेड़ यानी कि बनाना ट्री, और बनाना ट्री से छोटा कौन सा है, आपका गुआवा ट्री यानी कि जीटी, अमरूद का पेड़। अब देखिए यहाँ पर जब इस क्रम को बनाएंगे तो आगे एक और बात कह रखी है, इसको देखिए, परंतु आम के पेड़ से ऊंचा है। परंतु आम के पेड़ से ऊंचा कौन है, तो ये आपका सेकंड के लिए है। जब भी परंतु आता है तो सेकंड अमरूद के पेड़ के लिए आया है। अमरूद का जो गुआवा ट्री है ये आम के पेड़ से ऊंचा है, तो इसको हम बिठाएं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा गुआवा ट्री, गुआवा ट्री किससे ऊंचा है, आप कहेंगे मैंगो ट्री से, तो ये हो गया जीटी। ठीक है, अब जीटी किससे ऊंचा है, तो आप कहेंगे सर बीटी से यानी कि बनाना ट्री से। और बनाना ट्री किससे ऊंचा, बनाना ट्री से ऊंचा कौन है, आप कहेंगे सर ताड़ का पेड़। ठीक है, क्या है, ताड़ का ट्री यानी कि ताड़ का ट्री। इसको एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, आम का पेड़ और नारियल का पेड़, ये रहा आम का पेड़। ठीक है, और इसी के साथ में कौन है, नारियल का पेड़। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, समान है। ठीक है, नारियल। ठीक है, ये दोनों के दोनों समान है। और आम के पेड़ से बड़ा है कौन, अमरूद का पेड़। यहाँ पर क्या रखा है, परंतु आम के पेड़ से ऊंचा है कौन, परंतु आता है तो सब जब भी सेकंड वाले के लिए, तो पहला छूट जाएगा, तो सेकंड अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमरूद का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, अमरूद का पेड़ हो गया। अब आगे कह रहा है अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, तो ये रहा आपका केले का पेड़। ठीक है, और आगे क्या रखा है, यहाँ में क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा है, केले का पेड़ जो है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ताड़ का पेड़। ठीक है, क्या आ जाएगा, ताड़ का पेड़। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर दो ये समान, उसके बाद अमरूद का पेड़, फिर केला का पेड़, और सबसे बड़ा कौन सा, ताड़ का पेड़। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, ताड़ का पेड़ है। इस क्वेश्चन को अपने आप से स्वयं करके देखिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये एक शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाएं और 1-2 साल का गैप हो जाए, तो आपको इसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कह रहा है 17 दिसंबर 1899, ये रहा 17 दिसंबर। ठीक है, और 17 दिसंबर की बात करें तो क्या कह रहा है, 1899। ठीक है, और आगे यहाँ पर दिन कौन सा है, तो शनिवार दिन है। कौन सा है, शनिवार है। ठीक है, और आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 22 दिसंबर 1901 का दिन निकालना है। 22 दिसंबर 1901। ठीक है, 22 दिसंबर 1901 की बात की जाए तो सर यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ये बताना है। देखिए एक बार इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे,
यहाँ पर थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 दिसंबर का शनिवार है। तो देखिए दिसंबर के बाद अब दिन कितने शेष रह गए दिसंबर में, आप कहेंगे सर 13 दिन शेष बचे। कितने दिन शेष बचे दोस्तों, 13 दिन शेष बचे, ठीक है। और इसके बाद अगला साल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। और दोस्तों यहीं पर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाती है, सर ये लीप वर्ष है कि आपका साधारण वर्ष है। तो जब भी आपको बताया था सर, जब भी शताब्दी आए, क्या है, शताब्दी आए तो किससे भाग देना है, शताब्दी आए तो सर आपको 400 से भाग देना है, ठीक है। और जबकि साधारण वर्ष आए, क्या आ जाए, साधारण वर्ष आ जाए तो इसमें क्या देना है, साधारण जैसे कोई ईयर दे जाए, ठीक है, शताब्दी ईयर ना हो तो क्या देना है, आपको 4 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शताब्दी आया, 1900 क्या है, एक शताब्दी है, तो भाग किससे देंगे सर, 400 से। आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो ये कैसा वर्ष है सर, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, अर्थात इसमें जो फरवरी वो केवल 28 दिन की है। तो यहीं पर हो जाता है खेला। देखिए यहाँ पर 17 दिसंबर 1899 कितने दिन बचे थे, आप कहेंगे सर बचे थे 14 दिन, ठीक है। यहाँ पर 13 नहीं बचे थे, यहाँ पर 31वां महीना होता है तो कितने दिन शेष बचे, 14 दिन, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब देखिए, तो आगे जो 1900 का वर्ष है, 1899 तो खत्म हो गया, ठीक है, 1899 में बचे थे 14 दिन। अब क्या आया, आपका 1900 आया, और 1900 में कुल दिन कितने हैं, आप कहेंगे सर 365 दिन है। क्यों 365, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, अभी हमने चेक किया था, तो 365 दिन इसके हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए 1901, और 1901 में जाना है 22 दिसंबर तक, लेकिन हमें पता है जो 1901 है पूरे दिन में होते, पूरे साल में होते 365 दिन, और दिन यहाँ पर कितने कम करने हैं, तो 22 दिसंबर तक तो जा चुके हैं, और अगर 31 दिसंबर तक चले जाएंगे तो 365 दिन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको 31 दिसंबर को 22 और 31 का अंतर लेना है, ठीक है। 31 दिसंबर ये रहा, और इसका जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और इसी 365 में से 9 घटा देना है। 365 में दोस्तों जैसे ही 9 घटाएंगे तो आपका 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, और क्या बचेगा, 356। तो शेष दिन कितने बचे सर, यहाँ पर 356 बचे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 17 दिसंबर 14 दिन शेष, अगला साल 1900 365 दिन, और अगला साल 1901 22 दिसंबर तक जाना है 356 दिन। अब टोटल करके 7 से भाग देना है, टोटल करके 7 से भाग देना है। इसको अब टोटल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग भाग दे के देख लेते हैं। 7 दूना का 14, तो 0 से फल आगे देंगे। देखिए यहाँ पर आगे 7 से भाग देंगे तो 7 बने 35, 7 पंचे 35, बचेगा 1 तो 15 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 1 शेषफल, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो 7 पंचे 35, ठीक है, पूरी बार चला जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा। तो 1 यहाँ पर 6 शेषफल था और 6 यहाँ पर है, तो फिर से 7 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका जो शेषफल आएगा, क्या आएगा सर, आप कहेंगे 0 आएगा। क्या आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। इस प्रकार से शनिवार में दिया हुआ दिन कौन सा है, शनिवार है, और शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, शनिवार का शनिवार ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा 22 दिसंबर 1901 को शनिवार होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है सभी तूफान चक्रवात है। देखिए यहाँ पर सिलोजिज्म का यानी कि नया निगमन का एक शानदार प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी चक्रवात बवंडर हैं, कुछ बवंडर तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान है। यहाँ पर निष्कर्ष और आपके क्या कथन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो कह रहा है सभी तूफान मान लीजिए ये क्या है, आपके टी है, T4 होता है तूफान, ठीक है। यहाँ पर हालांकि तूफान की मीनिंग अलग है, लेकिन हम इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी तूफान है वो क्या है दोस्तों, वो आपके चक्रवात हैं, और चक्रवात को किससे डिनोट करेंगे, हम सी से करेंगे, ठीक है। और आगे कह रहा है सभी चक्रवात, जितने भी चक्रवात क्या है वो बवंडर हैं। B4 करेंगे दोस्तों बवंडर, ठीक है। B4 क्या है, ये बवंडर है। ये आपका जो डायग्राम बनेगा आपका सिलोजिज्म का यही बनेगा, ठीक है। तो सभी तूफान हो गए आपके चक्रवात, और सभी चक्रवात बवंडर हो गए। अब हमको क्या बताना है, कह रहा है कुछ बवंडर दोस्तों तूफान है। ये रहा आपका एरिया तूफान का, कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया है ये तूफान का है, और कुछ हिस्सा ये पूरा का पूरा जो बवंडर है इसका कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, अंदर वाला तूफान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे पहला वाला हमारा सही है, ठीक है। देखिए ये क्या था, आपका बवंडर था, और बवंडर का कुछ हिस्सा कैसा है, तूफान, T4 तूफान है, तो ये क्या है, पहला वाला सही है। अब कह रहा है कुछ चक्रवात तूफान है, ये रहा एरिया चक्रवात का, ये वाला एरिया चक्रवात का रहा, और चक्रवात के एरिया के अंदर ही क्या है, आपका तूफान है। तो इस प्रकार से कुछ आपके चक्रवात जो होंगे वो तूफान हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था जो कुछ वाले होते हैं वो बड़े से छोटे के रूप में जाएंगे। जैसे ये बाहर आपका बवंडर था, और बवंडर से हमको तूफान के अंदर जाना है, तो कुछ वाला जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। और उसी प्रकार चक्रवात से हमको तूफान की ओर जाना है, तो भी ये आपका कुछ वाला सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 में दे रखा है दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर रिवर्स करके देखिएगा, या फिर अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि आपका कुछ और आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत होगी। कह रहा है जब एक पासे में 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। ये 4 बार एक पासे को उछाला गया है और इनके क्या है, ये फलक दिए रखे हैं। अगर इनकी बात कर लें दोस्तों, इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो जब भी ये आपके डाइस दिए रखे हों तो इनमें से क्या करना है दोस्तों, इनमें से इन दिए हुए डाइस में से कोई एक कॉमन नंबर देखना है, उसके बाद अगले से हमको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दोस्तों देखें पहले और तीसरे में, क्योंकि पहले दूसरे में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर पहले तीसरे में देखें तो हमको कॉमन एक चीज़ मिल रही है। क्या मिल रही सर, 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 2 कॉमन मिल रहा है। जैसे ही हमने 2 को रखा और इसके नीचे क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, 2 के अपोजिट 2 हो गया। हमारे कहने का मतलब 2 के अपोजिट 2 हो गया। अब इसको चलाएंगे क्लॉकवाइज। ये चला क्लॉकवाइज, क्या आया, 5 आया। ठीक है, जैसे ही क्लॉकवाइज चला आपका 5 आया, और यहाँ पर जैसे क्लॉकवाइज चला तो क्या आया दोस्तों, 6 आया। ठीक है, ये 6 आ गया। अब आगे 5 से क्लॉकवाइज चला तो 4 आया, 5 से क्लॉकवाइज चला तो 4 आया, और दोस्तों आगे इससे क्लॉकवाइज 6 से चलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब बचा क्या, अब शेष क्या बचा। आप कहेंगे सर शेष बचा है हमारा 1। क्या बचा है, 1 बचा है, शेष 1 बचा है। तो 2 के अपोजिट 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो ये 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये हो गया 1। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, 3 के विपरीत। देखिए 3 के विपरीत क्या दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4। लेकिन सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एक ऑप्शन बना लेंगे, जैसे हम 4 नाम देंगे। ठीक है, क्या देंगे, 4 नाम देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, माफी चाहेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। देखिए एक बार, देखिए अभी हमने पहले और तीसरे से चेक किया था, अब दूसरे और चौथे को चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे को चेक कर लेते हैं। क्या 4 का अपोजिट 3 ही आ रहा है, तो इस प्रकार से हमारा अब सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर भी 3 दे रखा है, तो 3 के बटे में 3 रखेंगे और इसको चलेंगे क्लॉकवाइज। जैसे ही क्लॉकवाइज चले तो 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यार। क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 पहले और तीसरे में कौन कौन से, अरे देखो यहाँ पर 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 नंबर मिल रहे हैं। जब 2 नंबर मिल जाते हैं तो तीसरा वाला जो होता है वो अपने आप अपोजिट हो जाता है। तो 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कौन है। ठीक है, अब इसके बाद इसको उठाकर देखते हैं, यानी कि तीसरे और चौथे को उठाकर देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 3 समान है, 3 के बटे में 3, और जैसे ही क्लॉकवाइज चले तो 2 आया, उसके बाद क्लॉकवाइज चले तो 1 आया। ठीक है, 1 आया। आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से जो शेष बचेगा वो आपका 4 बचेगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। 4 ही आपका सही उत्तर आएगा। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे तो आपके लिए क्लासेस शानदार साबित होने वाली हैं। आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे MTS का एग्जाम, DFCCIL का एग्जाम, और आपका अभी ESPO का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रीजनिंग रहने वाली है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहिए लर्न विद DS सर, बड़ों का सम्मान करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।